ओ पागल, बाहर निकल। जैसे ही ये आवाज गूंजी, पूरी बस्ती सन्न हो गई। अचानक धूल उड़ाती हुई दर्जनों सरकारी गाड़ियां उस टूटी फूटी झोपड़ी के सामने आकर रुक गईं। लाल नीली बत्तियां घूम रही थीं। पुलिस चारों तरफ फैल चुकी थी और बस्ती के लोग वो इकट्ठा हुए थे, मदद के लिए नहीं, तमाशा देखने के लिए। सबकी आंखों में एक ही सवाल था, आज इस बूढ़ी औरत का क्या होगा। तभी सबसे बड़ी काली गाड़ी का दरवाजा खुला। एक रौबदार अफसर बाहर निकला। उसके एक इशारे पर बड़े बड़े अधिकारी सिर झुकाकर खड़े हो गए। वो धीरे धीरे उस झोपड़ी की तरफ बढ़ा। भीड़ के चेहरे पर मुस्कान थी। अब आएगा मजा, अब ये बुढ़िया सबक सीखेगी। लेकिन अगले ही पल जो हुआ, उसे देखकर पूरी बस्ती की सांसें थम गईं। वो अफसर उस बूढ़ी औरत को पकड़ने नहीं बल्कि उसके सामने घुटनों पर बैठ गया। अरे ओ पागल भिखारिन, बाहर निकल और देख, तेरी इस गंदी झोपड़ी को गिराने के लिए कितनी बड़ी सरकारी गाड़ी आई है। बस्ती के चौधरी की कड़क और मोटी आवाज ने मुझे मेरी गहरी सोच से बाहर निकाल दिया। मैं अपनी मैली कुचैली और जगह जगह से फटी हुई पुरानी साड़ी को अपने कांपते हाथों से सिर पर ठीक करती हुई अपनी झोपड़ी के टूटे हुए लकड़ी के दरवाजे से बाहर कीचड़ में आकर खड़ी हो गई। आज हमारी इस गंदी और बदबूदार कच्ची बस्ती का नजारा रोज से बिल्कुल अलग और बहुत डराने वाला था। ये वो बदकिस्मत जगह थी जहां से आम इंसान नाक पर कपड़ा रखे बिना नहीं गुजर सकता था। चारों तरफ कीचड़, गंदगी के ढेर और बीमारियों का डेरा था। लेकिन आज अचानक धूल उड़ाती हुई दर्जनों चमचमाती महंगी सरकारी गाड़ियां आकर रुकी थीं। उन गाड़ियों पर लगी लाल नीली बत्तियां तेजी से घूम रही थी और उनकी चमक हमारी टूटी फूटी झोपड़ियों की दीवारों पर पड़कर एक अजीब सा डर पैदा कर रही थी। बस्ती के सारे लोग सहमे हुए अपने घरों के दरवाजों से ये तमाशा देख रहे थे कि आज किस पर मुसीबत टूटने वाली है। गाड़ियों के दरवाजे खुले तो पहले काले कपड़ों में गार्ड बाहर निकले, फिर बड़े बड़े सरकारी अफसर उतरे जिनकी एक झलक पाने के लिए लोग तरसते हैं। बस्ती के चौधरी से लेकर थानेदार तक सब उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े थे और मैं हैरान रह गई जब देखा कि सब सीधे मेरी टूटी फूटी झोपड़ी की तरफ आ रहे हैं। आसपास खड़े लोग आपस में धीरे धीरे बातें कर रहे थे कि इतने बड़े अफसर एक बूढ़ी, बदहाल और पागल समझी जाने वाली औरत के पास क्यों आ रहे हैं। आखिर इसने ऐसा क्या किया है कि सरकारी अधिकारी खुद इसके दरवाजे पर आ गए। मैं वहीं पत्थर बनी खड़ी थी और मेरा दिमाग अचानक अपने बीते हुए दिनों में चला गया जब मैं ऐसी बिल्कुल नहीं थी और मेरी जिंदगी इस गंदगी से बहुत ऊपर थी। मेरा नाम अपर्णा है और आज से 25 साल पहले मेरी दुनिया इस गंदगी और गरीबी से बहुत दूर थी। मैं एक मिडिल क्लास घराने की थी, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं, एक अनाथ लड़की थी। मेरे माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे और मुझे मेरे चाचा चाची ने मजबूरी में पाला था, वो भी हर वक्त एहसान जताते हुए। जब सूरज जैसे अमीर और हैंडसम लड़के का रिश्ता आया तो उन्होंने मेरी खूबसूरती का फायदा उठाया और जल्दी से मेरी शादी करके अपना बोझ उतार दिया। सूरज को भी शायद एक सीधी सादी लड़की चाहिए थी। वो बहुत स्मार्ट, अमीर और रुतबे वाला इंसान था, लेकिन उसे अपनी दौलत और हैसियत का बहुत घमंड था। शादी के शुरू के कुछ साल बहुत अच्छे गुजरे, जैसे कोई सपना हो। मैं उसके बड़े से बंगले की मालकिन थी, जहां नौकर चाकर मेरी एक आवाज पर दौड़ते थे और मेरी हर ख्वाहिश पूरी होती थी। लेकिन शादी के 5 साल बाद भी जब हमारे घर में बच्चे की आवाज नहीं गूंजी तो घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। बड़े बड़े अस्पतालों और नामी डॉक्टरों के चक्कर काटने के बाद जब मेरी रिपोर्ट आई तो वो मेरे लिए किसी सदमे से कम नहीं थी। डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया कि मैं कभी मां नहीं बन सकती। ये बात सूरज के लिए बहुत बड़ा झटका थी। उसे अपने खानदान का वारिस चाहिए था और मेरी ये कमी उसकी नज़रों में बहुत बड़ी थी। इसके बाद उसका व्यवहार पूरी तरह बदल गया। वो मुझे हर वक्त ताने देता, मेरी बेइज्जती करता और कहता कि तुम एक अधूरी औरत हो, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। धीरे धीरे मेरे और उसके बीच प्यार खत्म हो गया और सिर्फ खामोशी और दूरी रह गई। घर में मेरी इज्जत एक रानी से गिरकर नौकरानी जैसी हो गई थी। मेरे पास पैसे, गहने, कपड़ों की कमी नहीं थी, लेकिन दिल को सुकून कहीं नहीं था।
जब भी मेरे अंदर माँ बनने की चाह जागती, मैं अकेले में टूट जाती और रोती रहती। उसी खालीपन को भरने के लिए मैंने एक अजीब सा रास्ता अपनाया। हमारे बंगले के बाहर कूड़े के ढेर के पास एक छोटा सा बच्चा रोज कचरा बीनने आता था। उसका नाम आदित्य था। वो बहुत गरीब, कमजोर और मैले कपड़ों में था, लेकिन उसकी आंखों में एक मासूम चमक थी जो मेरे दिल को छू जाती थी। मैंने उसे रोज अपने घर के बाहर बैठाकर पढ़ाना शुरू किया और अपने हाथ से खाना खिलाने लगी। धीरे धीरे वो मुझे अपनी माँ जैसा मानने लगा। उसकी प्यारी प्यारी बातें मेरी सूनी जिंदगी में खुशियां भरने लगी। वो रोजाना अपने छोटे छोटे और खुरदरे हाथों से मेरे लिए कूड़े से मिलने वाली कोई न कोई टूटी हुई चीज या प्लास्टिक का फूल लाता और मुस्कुराकर कहता, अम्मा, ये तुम्हारे लिए है। और मैं उसे अपने गले से लगाकर अपने सारे दुख, ताने और सूरज की नफरतें भूल जाती। सूरज को मेरा ये सब करना बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि उसके हिसाब से गरीबों और मेहनत करने वालों की कोई औकात ही नहीं थी। वो उन्हें इंसान तक नहीं समझता था। वो जब भी आदित्य को मेरे पास पोर्च की सीढ़ियों पर बैठे मुस्कुराता देखता तो गुस्से से पागल हो जाता। वो अक्सर मुझ पर चिल्लाता और कहता, तुमने मेरे करोड़ों के बंगले को अनाथ आश्रम बना दिया है। इस गंदे, बदबूदार और कचरा उठाने वाले लड़के को मेरे घर के आसपास भी नहीं होना चाहिए। ये नीच लोग कीड़े मकोड़े होते हैं, गटर के कीड़े। इन पर वक्त बर्बाद करना बेवकूफ़ी है और मेरी बेइज्जती है। मैं बड़ी मुश्किल से सूरज को समझाती और कहती, सूरज, मैं सारी जिंदगी तुम्हारी हर जाति, हर गुस्सा और हर ताना सह लूंगी। तुम मुझे जो सजा देना चाहो दे दो, बस मुझे इस बच्चे को पढ़ाने दो, क्योंकि इसकी मासूमियत में मुझे अपना वो बच्चा दिखता है जो कभी इस दुनिया में नहीं आ सकता, और यही मेरे जीने का सहारा है। लेकिन सूरज के पत्थर दिल में जरा सा भी रहम नहीं था। उसका घमंड और खानदानी रौब उसे किसी गरीब के लिए दया महसूस करने ही नहीं देता था। वो गुस्से में कहता, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारा और इस बच्चे का ऐसा हाल करूंगा कि जिंदगी भर याद रखोगी। ये मेरी आखिरी चेतावनी है। इसे यहाँ से भगा दो। मैं उसकी धमकियों से डर जाती, लेकिन अब मेरी ममता का रिश्ता इतना मजबूत हो चुका था कि मैं उसे अकेला छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। एक दिन शहर में अचानक बहुत तेज तूफानी बारिश शुरू हो गई। आसमान पर काले बादल छाए गए थे और हर तरफ अंधेरा सा हो गया था। मैं अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी बाहर का डरावना मंजर देख रही थी कि मेरी नजर अचानक बंगले के बड़े लोहे के गेट पर पड़ी, जहां आदित्य तेज बुखार में तपता हुआ कीचड़ में लथपथ सर्दी से कांप रहा था और आखिरकार वहीं फुटपाथ पर गिर पड़ा। मेरी ममता बेचैन हो गई और मैं सूरज के डर को भूलकर बिना कुछ सोचे समझे तेज बारिश में भागी और उसे उसी हालत में घर के अंदर ले आई। मैंने उसे साफ किया और अपने नरम, गरम और कीमती बिस्तर पर लिटाया और उसे बुखार की दवा देकर उसका गरम माथा सहलाने लगी। बदकिस्मती से उसी वक्त सूरज ऑफिस से जल्दी घर आ गया। आदित्य को अपने कीमती बेड पर लेटा देखकर उसके गुस्से की कोई हद नहीं रही। उसकी आंखों में खून उतर आया। उसने बिना कुछ सोचे समझे तेजी से आगे बढ़कर मुझे बालों से पकड़ लिया और एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा, जिससे मेरे होंठ से खून निकलने लगा। इसके बाद उसने उस बीमार और बेहोश बच्चे को कॉलर से घसीटते हुए तूफानी बारिश में घर से बाहर सड़क पर फेंक दिया। मैं रोती रही और उसके पैरों में गिरकर रहम की भीख मांगती रही और गिड़गिड़ाकर कहती रही, सूरज, भगवान के लिए इसे मत निकालो, ये मर जाएगा। इसका बुखार बहुत तेज है और बाहर तूफान है। मगर उस पर जैसे कोई जालिम साया सवार था। उसने मेरी एक न सुनी। उस रात सूरज की नफरत, घमंड और गुस्सा अपने चरम पर था। उसने मेरी जिंदगी खत्म करने का फैसला कर लिया था। उसने गुस्से में आकर घर के सारे नौकरों को हॉल में बुलाया और सबके सामने मुझे बेदर्दी से धक्के देकर घर से निकालते हुए वो शब्द कहे जो आज तक मेरे कानों में गूंजते हैं। उसने बाहर बारिश में भीगते और सर्दी से कांपते हुए आदित्य की तरफ इशारा करते हुए बड़ी नफरत से कहा, मैंने तुझे पहले ही कहा था ना, ये गंदगी में पलने वाला कभी कुछ नहीं कर सकता। ये कचरा उठाने वाला सारी जिंदगी कचरा ही उठाएगा, और तुम एक बांझ और मनूस औरत हो। तुमने इस गंदगी के लिए मेरा घर बर्बाद कर दिया है। अब जाओ और उसी कचरे के साथ सड़कों पर भटको। आज से तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ।
उसके इन शब्दों ने मेरे वजूद को हिलाकर रख दिया। मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। वो दरवाजा जोर से बंद करके अंदर चला गया और मैं तेज बारिश में अकेली सड़क पर खड़ी रह गई। मुझे उस वक्त सच में लगा जैसे मेरा सब कुछ टूट गया है, मेरी दुनिया बिखर गई है और मैं खुद भी अंदर से पूरी तरह से टूट चुकी हूँ। उसके इस भयानक फैसले ने मेरे पूरे वजूद को हिलाकर रख दिया और मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। वो दरवाजा जोर से बंद करके अंदर जा चुका था और मैं तेज बारिश में बिना सहारे सड़क पर खड़ी रह गई। मुझे सच में उस वक्त लगा जैसे मेरा सब कुछ टूटकर बिखर रहा है और मेरी दुनिया उजड़ती जा रही है। सड़क पर खड़े खड़े ठंड से कांपते हुए मुझे एक पल के लिए लगा कि शायद सूरज सही कहता था, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और मैंने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। एक लावारिस बच्चे के लिए मैंने अपना बसा बसाया घर और अपनी सुकून भरी जिंदगी खुद ही बर्बाद कर दी थी। सूरज की नफरत सिर्फ तलाक देने तक सीमित नहीं रही थी, बल्कि उसने मेरी बेइज्जती करने और मुझे और ज्यादा दुख देने के लिए एक बहुत ही घटिया और जालिम प्लान बनाया था। तलाक की कानूनी कार्रवाई के वक्त जब गुजारा भत्ता देने का वक्त आया तो उसने मुझे कोई पैसे या सोना देने की बजाय शहर से बहुत दूर पड़ी एक बंजर, सूखी और बदबूदार जमीन का टुकड़ा मेरे नाम पर कर दिया। ये वही जमीन थी जहां घास का एक तिनका तक नहीं उगता था, जहां पानी का नामो निशान नहीं था, जहां लोग सिर्फ कचरा फेंकते थे और जो बहुत सस्ती कीमत पर मिलती थी। उसने अपने वकील के जरिए कागज भेजकर मेरे लिए एक ताना भी भिजवाया कि एक बांझ और अधूरी औरत को बंजर जमीन ही सूट करती है, इसीलिए ये मेरी तरफ से तेरे लिए आखिरी तोहफा है। अब जा और अपनी बाकी जिंदगी इस बंजर जमीन पर उस गंदे बच्चे के साथ कीड़ों की तरह गुजार। ये सुनकर मेरा दिल जैसे फट गया और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरे अपने रिश्तेदार भी मेरी गरीबी और तलाकशुदा होने की वजह से मुझसे मुंह मोड़ चुके थे, लेकिन सूरज की उस कड़वी बात ने मेरे अंदर बुझती हुई हिम्मत को फिर से जगा दिया और मेरे अंदर एक जिद पैदा कर दी। मेरे पास उस वक्त रोने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, लेकिन मैंने हालात के आगे हार मानने से साफ मना कर दिया। मैंने अपने आंसू पोंछे, आदित्य का छोटा सा कांपता हुआ हाथ मजबूती से पकड़ा और उस शहर की चमक दमक, झूठी इज्जत और दिखावटी रिश्तों को हमेशा के लिए छोड़कर उस बंजर जमीन की तरफ चल पड़ी। मैंने मन ही मन ठान लिया था कि मैं सूरज के घमंड को तोड़ कर रहूंगी और उसे गलत साबित करके दिखाऊंगी। जब मैं उस वीरान जगह पर पहुंची तो मुझे लगा जैसे मैं दुनिया के आखिरी कोने पर आ गई हूं, जहां जिंदगी नाम की कोई चीज नहीं है। मैंने अपने हाथों से कच्ची ईंट, मिट्टी और कुछ अच्छे लोगों की मदद से एक छोटी सी झोपड़ी बना ली ताकि हम दोनों मौसम से बच सकें। मेरे पास कमाने का कोई तरीका नहीं था, इसलिए मैंने लोगों से मदद मांगकर उनके कपड़े सिलना शुरू किया और आसपास के अमीर घरों में झाड़ू, पोछा और बर्तन धोने का काम करने लगी ताकि मैं अपना और आदित्य का पेट पाल सकूं। अब मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद रह गया था, मुझे सूरज की उस बात को गलत साबित करना था कि आदित्य कुछ नहीं कर सकता। मैंने दिन रात मेहनत शुरू कर दी। रात रात भर जागकर सिलाई करते करते मेरी उंगलियों से खून निकलने लगता और मेरी आंखें भी कमजोर होने लगीं, लेकिन मैंने काम करना नहीं छोड़ा। मैं खुद कई कई दिन भूखी रहती, आधी रोटी खाती और कभी कभी सूखी रोटी पानी में भिगोकर खा लेती, लेकिन आदित्य की पढ़ाई, उसकी किताबें और उसकी फीस कभी नहीं रुकने दी। मैंने उसे कभी कमी महसूस नहीं होने दी। मेरी चुपचाप की गई मेहनत और आदित्य की तेज बुद्धि रंग ला रही थी। वो स्कूल में हमेशा पहले नंबर पर आता और उसकी आंखों में कुछ बड़ा बनने का सपना साफ दिखता था। वो अक्सर रात को दिए की रोशनी में पढ़ते हुए मुझसे कहता, माँ, तुम देखना, एक दिन मैं इतना बड़ा आदमी बनूंगा कि दुनिया वाले देखते रह जाएंगे और मैं तुम्हारे कदमों में सारी खुशियां लाकर रख दूंगा। वक्त धीरे धीरे मेरी जवानी और सेहत को खत्म कर रहा था और मेरी हड्डियां तक दर्द करने लगी थी। दिन रात पुरानी सिलाई मशीन चलाते चलाते मेरी जिंदगी भी उसी मशीन की तरह घिसट रही थी। मेरी आंखों के नीचे काले गहरे घेरे पड़ गए थे और कम रोशनी में काम करने की वजह से मेरी नज़र बहुत कमजोर हो गई थी। मेरे पास पीछे मुड़कर देखने या किसी से मदद मांगने का कोई रास्ता नहीं था। मैंने अपनी जवानी, अपनी नींद और अपनी सारी ख्वाहिशें आदित्य के उज्जवल भविष्य के लिए खुशी खुशी कुर्बान कर दी थी।
बस्ती की सबिता मौसी अक्सर अपने पान से भरे मुंह के साथ मुझसे कहती, अरे रे अपर्णा, तू तो बिल्कुल ही पागल हो गई है। एक लावारिस के लिए तूने अपनी ये क्या हालत बना ली है। देख, तेरे बाल जवानी में ही सफेद हो गए हैं। अपना खून तो अपना होता है, ये गंदा खून कभी तेरा सगा नहीं बनेगा। एक दिन ये तुझे इसी कचरे में छोड़कर भाग जाएगा। मैं मशीन चलाते हुए थके हुए अंदाज में सर उठाती और बड़े सुकून से जवाब देती, मासी, खून गंदा नहीं होता, इंसान की सोच और नीयत गंदी होती है। मेरा आदित्य एक दिन इस बस्ती का और मेरा नाम रोशन करेगा। आप बस देखती जाइए। भगवान की लाठी बेआवाज होती है। मेरी बात सुनकर वो नीचा दिखाते हुए हंसने लगती और मेरा मजाक उड़ाती हुई वहां से चली जाती। लेकिन मेरा दिल जानता था कि मेरी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। और फिर वो खुशियों वाला दिन आ ही गया जिसने मेरे सालों की सारी थकान एक पल में उतार दी। आदित्य पागलों की तरह दौड़ता हुआ झोपड़ी में घुसा। उसकी सांस बुरी तरह से फूल रही थी। उसकी आंखों में खुशी के मोटे मोटे आंसू थे। उसने मेरे खुरदरे हाथ पकड़े और रोते हुए बोला, माँ, मैंने बोर्ड के एग्जाम में पूरे राज्य में टॉप किया है और मुझे लखनऊ की एक सबसे बड़ी और महंगी यूनिवर्सिटी में पूरी स्कॉलरशिप भी मिल गई है। अब मैं बहुत बड़ा अफसर बनूंगा और तुम्हारे सारे दुख खत्म कर दूंगा। ये सुनते ही मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया और मेरी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। मैंने रोते हुए उसका माथा चूमा और कहा, मेरे बच्चे, मुझे पूरा भरोसा था कि तू मेरी जागी हुई रातों और मेरी परवरिश की लाज जरूर रखेगा। आज तूने इस सूनी सी जिंदगी और इस टूटी झोपड़ी को दुनिया का सबसे खूबसूरत महल बना दिया है। मेरी मेहनत सफल हो गई। आदित्य का दूसरे शहर की तरफ जाना मेरे लिए खुशी और दुख का अजीब सा मेल था। एक तरफ मेरा इकलौता सहारा मुझसे दूर जा रहा था और दूसरी तरफ उसकी कामयाबी की चमक मेरे दिल को सुकून दे रही थी। जाने से एक रात पहले वो मेरे पास बिछी पुरानी चटाई पर बैठा, मेरे कमजोर और सुइयों से छिदे हाथों को दबा रहा था और उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी और डर था। वो भारी आवाज में बोला, माँ, अपना ख्याल रखना और देखना, एक दिन मैं इस दुनिया को दिखा दूंगा कि गरीब का बेटा भी मेहनत से आसमान छू सकता है। अगले दिन मैंने उसे रोते हुए और ढेर सारी दुआएं देते हुए विदा किया। शुरू के 2 साल बहुत अच्छे गुजरे। उसके खत आते रहते थे जिनमें वो अपनी पढ़ाई और कामयाबी के बारे में बताता था। मेरी ममता को सुकून मिलता था। लेकिन फिर किस्मत ने एक और बड़ा इम्तिहान ले लिया। हमारे इलाके में लगातार बारिश के बाद एक भयानक बाढ़ आ गई जिसने पूरी कच्ची बस्ती को अपनी चपेट में ले लिया। मेरी झोपड़ी पानी में तिनकों की तरह बह गई। मैंने अपनी जान की परवाह किए बिना पानी में कूदकर आदित्य की किताबें और उसके खत बचाने की कोशिश की, लेकिन ऊपर वाले को शायद कुछ और ही मंजूर था। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर बस्ती के एक ऊंचे हिस्से में पहुंची जहां कई दिन भूखे प्यासे खुले आसमान के नीचे गुजारने पड़े। उस बाढ़ ने मुझसे सिर्फ मेरा घर ही नहीं छीना, बल्कि आदित्य का वो इकलौता पता और उसकी सारी निशानियां भी छीन ली जिनके सहारे मैं जी रही थी। मेरा और आदित्य का संपर्क पूरी तरह से टूट गया और मैं फिर से इस दुनिया में अकेली और बेसहारा रह गई। वक्त गुजरता गया और मेरा लंबा इंतजार दर्द में बदलता गया। साल दर साल गुजरते गए, मौसम बदलते रहे, लेकिन आदित्य का कोई पता नहीं चला। मैं रोज सुबह सड़क किनारे जाकर बैठ जाती और गुजरती हुई गाड़ियों में अपने खोए हुए बेटे का चेहरा तलाश करती। धूप में जलते जलते मेरा रंग काला पड़ गया था और लोगों को लगने लगा था कि मैं पागल हो गई हूँ। बस्ती के लोग अब खुल्लम खुल्ला मुझे पागल और भिखारिन कहने लगे थे। जब मैं सड़क पर धूल मिट्टी में बैठी होती तो आते जाते अमीर लोग मुझ पर तरस खाकर चंद सिक्के मेरी मैली गोद में फेंक देते। मोहल्ले की बेहया औरतें मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने का कोई मौका नहीं छोड़ती थीं। वो अक्सर झुंड बनाकर मेरे पास आकर खड़ी हो जाती और ताने मारते हुए कहती, देख लिया अपर्णा, हम ना कहते थे कि गरीब का खून कभी वफादार नहीं होता। तेरा वो कचरा बीनने वाला तुझे छोड़कर किसी बड़े शहर की चमक धमक में खो गया है और तू यहाँ सड़क पर उसके इंतजार में ठोकरें खा रही है। तेरा अंजाम तो ऐसा ही होना था। मैं उनकी जहरीली बातें सुनकर चुप रहती, लेकिन अंदर से मेरा दिल टूटता रहता और मेरी आत्मा जैसे रोती रहती। मैं रातों को उठकर खुद से बातें करती, क्या सच में सूरज सही कहता था? क्या मैंने एक बच्चे के पीछे भागकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी?
क्या मेरे पाले हुए इकलौते बेटे आदित्य ने भी मुझे हमेशा के लिए भुला दिया है? लेकिन अगले ही पल एक माँ का दिल इन सब बुरे ख्यालों को दूर कर देता और मैं खुद से कहती, नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं हो सकता। मेरी परवरिश में कोई कमी नहीं थी। वह जरूर किसी बड़ी मजबूरी में फंसा होगा और एक दिन मुझे ढूंढता हुआ जरूर आएगा। कहते हैं ऊपर वाला देर से देता है लेकिन देता जरूर है, और जब देता है तो बड़े बड़ों का घमंड मिट्टी में मिला देता है। उन्हीं दर्द भरे लंबे दिनों में मैंने सूरज के घमंड का बुरा अंजाम अपनी आंखों से देखा। जिस सूरज को अपनी दौलत और रुतबे पर बहुत घमंड था, उसकी चमकती दुनिया एक ही रात में उजड़ गई। उसकी फैक्ट्रियों और गोदामों में अचानक भयानक आग लग गई, जिसने कुछ ही घंटों में उसकी करोड़ों की दौलत को राख में बदल दिया। उसके करीबी पार्टनरों ने भी मौके पर धोखा दे दिया और वो पूरी तरह कंगाल होकर सड़क पर आ गया। उसके सारे दोस्त और रिश्तेदार जो सिर्फ उसकी दौलत के थे, बुरे वक्त में उसे छोड़कर चले गए। हालात की विडंबना देखो कि एक एक पैसे को तरसता हुआ और कर्ज में डूबा हुआ सूरज उसी गंदी बस्ती के एक टूटे फूटे छोटे से किराए के मकान में रहने को मजबूर हो गया, जहां पर मैं रहती थी। एक दिन मैं अनाथालय के बच्चों को पुरानी किताबों से पढ़ा रही थी कि तभी सूरज वहां से गुजरा। उसके कपड़े मैले और सिकड़े हुए थे, दाढ़ी बड़ी हुई थी, लेकिन चेहरे पर पुराना घमंड अभी भी दिख रहा था। उसने मुझे जमीन पर बैठे देखा तो रुक गया और हल्की सी तंज भरी मुस्कान के साथ मेरे पास आकर बोला, कैसी हो अपर्णा? देखा ना, मैं कहता था ऐसे लोग कभी वफादार नहीं होते। तुमने अपना बसा बसाया घर गंवा दिया, सब कुछ लुटा दिया, और आखिर में तुम्हें क्या मिला? ये सड़क की धूल। मैंने बिना गुस्से के पूरी शांति के साथ उसकी आंखों में देखा और धीरे लेकिन मजबूत आवाज में कहा, सूरज, मुझ पर हंसने की बजाय अपना हाल देखो। तुमने अपने खून और रुतबे पर घमंड किया था। आज तुम भी उसी कीचड़ में खड़े हो जहां मैं खड़ी हूं। कुदरत के फैसले अभी पूरे नहीं हुए थे। वक्त ने अभी अपना आखिरी और सबसे बड़ा खेल नहीं खेला था। मेरा सच्चा सब्र और मेरी ममता मुझे कभी निराश नहीं करेगी। तुम बस अपनी बर्बादी का तमाशा देखते जाओ और इंतजार करो। मेरी ये कड़वी बात सुनकर सूरज गुस्से और जलन में पैर पटकता हुआ वहां से चला गया। मेरी जिंदगी इसी तरह अनाथ बच्चों को पढ़ाने, उनकी देखभाल करने और सूखी रोटी खाकर भगवान का शुक्रिया अदा करने में गुजर रही थी कि अचानक शहर में एक ऐसी खबर फैली जिसने पूरी कच्ची बस्ती में हलचल मचा दी। सरकार ने अपने प्लान के तहत हमारे छोटे और पिछड़े शहर की तरक्की के लिए एक बहुत बड़े और शानदार मेगा प्रोजेक्ट का ऐलान कर दिया। उस प्रोजेक्ट में एक इंटरनेशनल लेवल का आधुनिक अस्पताल और एक टेक्नोलॉजी पार्क बनना था, जिसके लिए बहुत बड़ी और खुली जमीन की जरूरत थी। और सबसे हैरान कर देने वाली बात ये थी कि सरकारी सर्वे के मुताबिक ये पूरा अरबों का प्रोजेक्ट उसी जमीन पर बनने वाला था जो सूरज ने मुझे तलाक के समय हक में मुझे नीचा दिखाने के लिए दी थी, और जिसे वो बंजर, गंदी और मनहूस कहकर ताने देता था। वो वीरान जमीन जो कभी कौड़ियों के भाव भी बिकने लायक नहीं थी और जहां बस्ती के लोग अपना कचरा फेंकते थे, आज अचानक अरबों की कीमत की हो गई थी। बस्ती के लोग हैरान और सदमे में थे जब उन्होंने देखा कि बड़ी बड़ी सरकारी गाड़ियां, नक्शे और कैमरे लेकर अफसर बार बार उस जमीन का मुआयना करने आ रहे हैं। रातों रात हर तरफ मेरी किस्मत और करोड़पति बनने के चर्चे होने लगे। सबिता मौसी, जो कल तक मुझे ताने देती थी, आज गिड़गिड़ाती हुई मेरे पास आई और चापलूसी भरे अंदाज में बोली, अपर्णा बहन, तू तो रातों रात करोड़पति बन गई। तेरी तो किस्मत चमक गई। अब तो तू बड़े बड़े महलों में रहेगी और रेशमी कपड़े पहनेगी। मुझे भी अपने साथ रख लेना। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप अपने अनाथ बच्चों के पुराने कपड़े सिलती रही। मेरे लिए अब पैसे की कोई खास कीमत नहीं रह गई थी, क्योंकि मेरा असली सहारा और दिल का सुकून तो सालों पहले कहीं खो चुका था और पैसा उसे वापस नहीं ला सकता था। दुनिया की नज़र में अब मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन मैंने उस कीमती ज़मीन को बेचने से साफ मना कर दिया। इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि मैंने अपनी दिन रात की मेहनत और पसीने से उस ज़मीन के एक बड़े हिस्से पर आदित्य जैसे दूसरे बेसहारा और अनाथ बच्चों के लिए एक छोटा सा कच्चा स्कूल और अनाथ आश्रम बना लिया था। सैलाब के बाद
अथक मेहनत करके ठोकरें खा के अब ये मासूम बच्चे मेरी जान और मेरे जीने का एकमात्र सहारा थे, और मैं चंद पैसों के लिए उन्हें किसी भी हालत में बेघर और लावारिस नहीं कर सकती थी। सरकारी छोटे अफसर, वकील और बड़े बड़े प्रॉपर्टी डीलर रोज मेरी झोपड़ी के चक्कर लगाते और मुझे तरह तरह के लालच देते। एक दिन एक घमंडी सरकारी अफसर अपने माथे का पसीना पोंछता हुआ मेरे पास आया और बोला, अरे माई, तू क्यों जिद पर अड़ी है? सरकार तुझे जमीन का अच्छा खासा मुआवजा देने को तैयार है। तू ये पैसे ले और अपनी बाकी जिंदगी आराम से गुजार। मैंने उसकी तरफ गुस्से और सख्ती से देखा और साफ शब्दों में कहा, बाबूजी, मेरे लिए ये सिर्फ मिट्टी की जमीन नहीं है, बल्कि मेरी ममता की सबसे बड़ी निशानी है। ये अनाथ बच्चे मेरी अपनी औलादें हैं, और मैं कुछ कागज के टुकड़ों के लिए इन मासूमों का घर नहीं छीन सकती। वो घमंडी अफसर मेरा जवाब सुनकर आग बबूला हो गया और धमकी भरे लहजे में बोला, पागल और अनपढ़ औरत, ये सरकार की जमीन है, वो जब चाहे जबरदस्ती ले सकती है। तेरे जैसे गरीब और कचरा बीनने वालों की कोई औकात नहीं होती। तू जेल में सड़ेगी। मैंने भी बिना डरे उसी अंदाज में जवाब दिया। मैं उस वक्त पागल थी, जब एक जालिम आदमी के प्यार में अंधी थी। अब मैं समझदार हूँ। तुम्हें जो करना है कर लो। मेरी जान चली जाएगी, लेकिन ये जमीन और ये अनाथालय नहीं बिकेगा। बात इतनी बढ़ गई कि अखबारों और टीवी चैनलों में भी मेरी जिद के चर्चे होने लगे कि एक अनपढ़ औरत ने करोड़ों का सरकारी प्रोजेक्ट रोक रखा है। सूरज ये सब कुछ देखकर अंदर ही अंदर जल रहा था। जिस जमीन को उसने कभी बेकार और मनहूस कहा था, आज वही पूरे शहर की सबसे कीमती जमीन बन चुकी थी, और वो खुद किराए के एक पुराने सीलन भरे मकान में जिंदगी काट रहा था। उसकी जलन और लालच ने उसे फिर मजबूर कर दिया, और वो एक बार फिर अपना चालाक चेहरा लेकर मेरे पास आ गया। रात का वक्त था जब वो मेरी झोपड़ी के टूटे दरवाजे पर आया और धीमी आवाज में बोला, अपर्णा, तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। तुम इन अनाथ बच्चों के लिए इतने पैसे क्यों ठुकरा रही हो? मेरी बात मानो और ये जमीन सरकार को बेच दो। आधे पैसे तुम रख लेना और आधे मुझे दे देना। आखिर ये जमीन मैंने ही तो तुम्हें दी थी। मैं तुम्हारा सारा कानूनी मामला भी सुलझा दूंगा और तुम मेरे साथ अच्छी जिंदगी जी सकती हो। मैंने उसकी लालच भरी आंखों में देखा और मुझे उसकी घटिया सोच पर तरस आया। मैंने ठंडे और सख्त लहजे में कहा, सूरज, तुम आज भी वहीं खड़े हो जहां 25 साल पहले थे। तुमने उस दिन कचरे के ढेर से एक हीरे को ठुकराया था, और आज फिर इन गरीब बच्चों को छोटा समझकर उनका हक मारना चाहते हो। ये जमीन पूरी तरह से मेरी है और इस पर सिर्फ इन अनाथ बच्चों का हक है। तुम यहाँ से अभी चले जाओ और दोबारा मेरी दहलीज पर मत आना, वरना मैं मोहल्ले वालों को बुला लूंगी। मेरी बात सुनकर सूरज का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वह दांत पीसता हुआ वहां से चला गया। मेरी इस लगातार जिद और सरकारी ऑफर ठुकराने की वजह से सरकार को मजबूर होकर एक बड़ी और ताकतवर कमेटी बुलानी पड़ी, ताकि वो मुझसे आमने सामने बात करके इस मामले का कोई हल निकाल सकें। और पूरी बस्ती में ये खबर आग की तरह फैल गई कि अगले दिन सरकार की तरफ से कोई बड़ा अफसर आएगा जो इस औरत को मनाकर जमीन अपने कब्जे में लेगा। सुबह का सूरज पूरी चमक के साथ निकला था, लेकिन हमारी उस गरीब और धूल भरी बस्ती में अजीब सी खामोशी और डर का माहौल था। बस्ती का हर इंसान अपने टूटे घरों से झांककर उस सड़क की तरफ देख रहा था जहां से बड़े अफसर आने वाले थे। मैं रोज की तरह अपनी उसी कच्ची झोपड़ी के बाहर बिछी पुरानी चटाई पर बैठी थी और मेरे पास मेरे स्कूल के कुछ अनाथ बच्चे बैठे पुरानी तख्तियों पर लिखना सीख रहे थे। मुझे किसी का डर नहीं था, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में इतने दुख और ठोकरें झेली थीं कि अब मुझे किसी भी सरकारी अफसर या ताकतवर इंसान की धमकी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। सूरज जरा ऊपर आया तो दूर से सायरन की तेज आवाजें सुनाई देने लगीं, और फिर देखते ही देखते दर्जनों चमचमाती और कीमती सरकारी गाड़ियां हमारी उस खस्ता हाल बस्ती की कच्ची सड़क पर आकर रुक गईं। उन गाड़ियों के दरवाजे खुले तो उनमें से सूबे के बड़े बड़े कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर तेजी से बाहर निकले। उन अफसरों के चेहरों पर रुआब और घमंड साफ नजर आ रहा था। वो बार बार अपने चेहरों को रूमाल से साफ कर रहे थे, जैसे हमारी बस्ती की मिट्टी उनके महंगे कपड़ों को गंदा कर रही हो। स्थानीय पुलिस ने फौरन मेरी झोपड़ी के चारों तरफ घेरा डाल दिया और बस्ती वालों को दूर हटा दिया।
मैंने एक नज़र भीड़ की तरफ डाली तो मुझे वहां पर सूरज खड़ा नजर आया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शैतानी खुशी और ताने वाली मुस्कान थी। वो बार बार अपने साथ खड़े लोगों से कह रहा था, आज इसका सारा घमंड मिट्टी में मिल जाएगा और पुलिस इसे हथकड़ी लगाकर घसीटते हुए ले जाएगी। वो अफसर मेरी चटाई से कुछ दूरी पर आकर रुक गए। उनमें से किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो मुझसे बात शुरू करें, क्योंकि वो सब किसी बहुत बड़े और ताकतवर अफसर का इंतजार कर रहे थे जो उनका इंचार्ज था और जिसे राजधानी से खास तौर पर मुझसे बात करने और उस अरबों रुपए के प्रोजेक्ट का आखिरी फैसला करने भेजा गया था। वो सब हाथ बांधे खड़े उस बड़ी गाड़ी का इंतजार कर रहे थे और मैं बिल्कुल शांति से अपने बच्चों को पढ़ाती रही। अचानक एक बहुत शानदार, लंबी और महंगी बुलेट प्रूफ काली गाड़ी बस्ती के मोड़ से मुड़ी और सीधा मेरी झोपड़ी के सामने आकर रुकी। उस गाड़ी के आगे पीछे सुरक्षा गाड़ियां थीं, जिनमें से कई हथियारबंद गार्ड उतरकर अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए। वहां खड़े सभी अफसरों के चेहरों पर एकदम गंभीरता और पूरा सम्मान आ गया और वो सब लाइन बनाकर उस गाड़ी के दरवाजे के पास खड़े हो गए, जैसे कोई बहुत बड़ी और ताकतवर शख्सियत आने वाली हो। एक गार्ड भागकर आदर के साथ उस काली गाड़ी का पिछला दरवाजा खोलता है और उसमें से एक लंबा, रौबदार और बेहद प्रभावशाली आदमी बाहर निकलता है। उसने गहरे नीले रंग का महंगा 3 पीस सूट पहन रखा था। उसकी आंखों पर काला चश्मा था, जिसकी वजह से उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उसके कदमों में एक अलग ही रौब और दबदबा था। कमिश्नर और बाकी अफसर आगे बढ़कर उसे सलाम करते हैं और उसे बस्ती के हालात बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो आदमी हाथ के एक इशारे से सबको चुप करा देता है। उसका ध्यान सीधा मेरी टूटी हुई झोपड़ी और मेरी उस पुरानी चटाई की तरफ था। जैसे जैसे वो आदमी मेरे करीब आता जा रहा था, मेरे दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी और मेरे शरीर में एक अजीब सी कपकपी हो रही थी। उसके आसपास का रौब मुझ पर भी असर डाल रहा था। बस्ती के सारे लोग सांस रोककर ये नजारा देख रहे थे। सूरज भी अपनी जगह से उचक उचक कर देख रहा था कि अब ये बड़ा अफसर मुझे कोई सख्त सजा सुनाएगा। वो रौबदार आदमी चलते हुए बिल्कुल मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। उसके पीछे खड़े सभी अफसरों ने भी अपने सिर झुका लिए। उस आदमी ने एक पल के लिए मेरी टूटी हुई झोपड़ी, मेरे मैले कपड़े और मेरे पास बैठे अनाथ बच्चों को देखा और फिर उसका हाथ धीरे से अपने काले चश्मे की तरफ गया। उसने धीरे से अपना चश्मा उतारा तो मैं जैसे पत्थर की हो गई। मेरी सांसें रुक सी गईं और मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो चेहरा, वो शक्ल और वो काली चमकती आंखें जिन्हें मैंने सालों सड़क किनारे धूल उड़ाती गाड़ियों में ढूंढा था, वो आज मेरे सामने खड़ा था। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उसने जमीन पर पड़ी मिट्टी और अपने महंगे कपड़ों की परवाह किए बिना मेरे सामने घुटने टेक दिए। वो कोई और नहीं बल्कि मेरा खोया हुआ बेटा आदित्य था। आज वो इस सूबे का सबसे बड़ा अफसर और इस पूरे अरबों रुपए के बड़े प्रोजेक्ट का डायरेक्टर जनरल बनकर मेरे सामने खड़ा था। उसने रोते हुए अपना सिर मेरे पैरों में रख दिया और मेरे खुरदरे हाथों को चूमते हुए भारी आवाज में बोला, माँ, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें ढूंढने में बहुत देर कर दी। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। मेरी आंखों के सामने सब धुंधला गया और मेरे कांपते हुए हाथ खुद ब खुद उसके चेहरे पर चले गए। मैंने रोते हुए कहा, मेरा बेटा, तू वापस आ गया? तूने मुझे बुलाया क्यों नहीं? आदित्य ने मेरे हाथों से अपना चेहरा लगाते हुए सिसकियों में कहा, माँ, मैं तुझे कैसे भूल सकता था? मैं तो तेरे कदमों की धूल हूँ। उस बाढ़ ने हमारा सब कुछ छीन लिया था। तेरा कोई पता नहीं था। मैंने तुझे बहुत ढूंढा लेकिन तू कहीं नहीं मिली। आज जब इस जमीन की फाइल मेरे पास आई और मैंने मालिक का नाम अपर्णा पढ़ा तो मुझे यकीन हुआ और मैं अपना सारा काम छोड़कर सीधा तेरे पास चला आया। माँ, मुझे माफ कर दे। तूने मेरे लिए कितना दुख सहा है। तेरी ये हालत मुझसे देख ही नहीं जाती। उसने मुझे अपने सीने से लगा लिया। हम दोनों माँ बेटा उसी कच्ची जमीन पर बैठकर सालों की जुदाई का दर्द आंसुओं में बहाने लगे। बस्ती के सारे लोग और बड़े बड़े अफसर ये सब देखकर हैरान रह गए। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनका इतना बड़ा अफसर एक पागल समझी जाने वाली औरत के पैरों में बैठकर रो रहा है। आदित्य ने कुछ देर बाद मेरे पैरों से सिर हटाया, अपने आंसू पोंछे
और पूरे रौब और आत्मविश्वास के साथ खड़ा हो गया। उसकी आंखों में अब आंसुओं की जगह एक अलग चमक थी और उसकी आवाज में जबरदस्त ताकत थी। उसने पीछे खड़े सभी अफसरों और बस्ती वालों की तरफ देखा और जोरदार आवाज में बोला, आप सब ध्यान से सुन लें और मेरी बात याद रखें। जिसे आप लोग एक बेबस औरत समझते रहे, ये वही महान औरत है जिसने मुझे कचरे के ढेर से उठाकर इस मुकाम तक पहुंचाया है। ये मेरी माँ है और इस जमीन की इकलौती मालकिन है। आज से ये सरकारी प्रोजेक्ट तभी बनेगा जब इसके बीचों बीच और सबसे अच्छी जगह पर इन अनाथ बच्चों के लिए एक शानदार और आधुनिक मुफ्त हॉस्टल भी बनाया जाएगा। उस हॉस्टल का नाम मेरी माँ के नाम पर अपर्णा फाउंडेशन होगा और सरकार का अस्पताल उसके साथ बनाया जाएगा। मेरी माँ ने जो फैसला कर लिया है, मुझे पूरा यकीन है कि मेरी सरकार भी इस फैसले की इज्जत करेगी। आदित्य की उस गरजदार आवाज और पक्के फैसले के सामने खड़े कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के पसीने छूट गए। उन्होंने फौरन सिर झुकाकर कहा, जी सर, बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसा आपकी माताजी चाहती हैं। हम आज ही नक्शे में बदलाव करवा देंगे। मैडम का फैसला हमारे सिर आंखों पर। वहां खड़े लोगों के बीच एकदम सन्नाटा छा गया था। जो लोग कल तक मुझे ताने मारते थे, आज उनके मुंह खुले के खुले रह गए थे। सबको समझ आ गया था कि मैं कोई पागल औरत नहीं, बल्कि एक ऐसे बेटे की माँ हूँ जिसके एक इशारे पर पूरा शहर हिल सकता है। मेरी नजरें खुद ब खुद भीड़ के पीछे खड़े सूरज की तरफ उठ गईं। उसका चेहरा सदमे, शर्मिंदगी और जलन से पीला पड़ चुका था। वो आंखें फाड़े मुझे देख रहा था। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिसे उसने कभी कीड़े मकोड़े समझा था, आज वही उसके सामने एक ऐसे इंसान की तरह खड़ी है जिसके सामने बड़े बड़े अफसर झुक रहे हैं। उसके वो घमंड भरे शब्द आज उसी के मुंह पर जोरदार तमाचा बनकर पड़े थे। जिस औरत को उसने बांझ और मनूस कहकर ठुकरा दिया था, आज उसका बेटा पूरे शहर का अधिकारी और फैसले लेने वाली ताकत बन चुका था। और जिस जमीन को उसने बंजर और बेकार कहा था, वही जमीन अब सोना उगलने के बाद एक बड़े भले काम का केंद्र बन चुकी थी। वो शर्म से जमीन में गड़ता जा रहा था। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो नजर उठाकर मेरी तरफ देख सके। इससे पहले कि कोई उस पर ध्यान देता, वो वहां से मुंह छुपाकर ऐसे भागा जैसे कोई हारा हुआ इंसान अपनी हार से भागता है। मेरे दिल में भगवान के लिए शुक्रिया के जज्बात उमड़ आए, जिसने मेरी सच्ची नीयत को बेकार नहीं जाने दिया। आदित्य ने बहुत सम्मान और प्यार से मेरा हाथ थामा और मुझे अपनी उस शानदार गाड़ी की तरफ ले जाने लगा। मेरे पैर जमीन पर पड़ रहे थे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं हवा में उड़ रही हूँ। बस्ती के जो अनपढ़ और दिखावे वाले लोग कल तक मुझे ताने देते थे, आज वही लोग मुझ पर फूल बरसा रहे थे और जोर जोर से मेरी ममता और मेरी कुर्बानियों की तारीफ कर रहे थे। सबिता मौसी तो हाथ जोड़कर मेरे रास्ते में खड़ी हो गईं और रोने का नाटक करते हुए माफी मांगने लगीं, लेकिन मैंने किसी की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। मैंने उन सभी अनाथ बच्चों को अपने साथ गाड़ियों में बैठाया जिन्हें मैं पढ़ाया करती थी। आदित्य ने खुद गाड़ी का दरवाजा खोलकर मुझे बड़े सम्मान के साथ आगे वाली सीट पर बैठाया। जब गाड़ी ने उस धूल और कीचड़ से भरी बस्ती से बाहर निकलना शुरू किया, तो मैंने खिड़की से बाहर देखा। मैं अपनी उस टूटी हुई झोपड़ी और उस बंजर जमीन को अलविदा कह रही थी, जिसने मेरी जिंदगी के 25 साल ले लिए थे, लेकिन बदले में मुझे ऐसी कामयाबी दी थी जिसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता। कुदरत ने मेरे सब्र, मेरी तन्हाई और मेरे सच्चे प्यार का मुझे ऐसा फल दिया था जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। मैंने एक लंबी सांस ली और आंखें बंद करके भगवान का शुक्रिया अदा किया, जिसने मुझे बेइज्जती के अंधेरे से निकाल कर इज्जत की रोशनी में खड़ा कर दिया। आज मैं आदित्य के साथ लखनऊ की एक बहुत ही शानदार और बड़ी सरकारी कोठी में रहती हूँ, जहाँ दर्जनों नौकर मेरे एक इशारे पर दौड़ते हैं, लेकिन मेरे दिल में आज भी उस बंजर जमीन और उन बच्चों के लिए वही प्यार है। आदित्य रोज सुबह दफ्तर जाने से पहले मेरे कमरे में आता है और मेरा आशीर्वाद लेकर ही अपने दिन की शुरुआत करता है। उसके बिना उसे चैन नहीं मिलता और मेरी उस बंजर जमीन पर शहर का सबसे बड़ा और शानदार अनाथालय अपर्णा फाउंडेशन के नाम से बनकर तैयार हो चुका है, जहां सैकड़ों बेसहारा और कचरा बीनने वाले बच्चे बिल्कुल मुफ्त पढ़ते हैं और अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। इस कहानी से यही सबसे बड़ी सीख मिलती है
इंसान की असली पहचान उसके पैसे, रुतबे या खानदान से नहीं होती, बल्कि उसके दिल, उसकी नीयत और उसके कर्मों से होती है। जिसने दूसरों को छोटा समझा, गरीबों को ठुकराया और घमंड में अंधा हो गया, वो एक दिन खुद वक्त के हाथों टूट जाता है, जैसे कि सूरज के साथ हुआ। वहीं दूसरी तरफ अपर्णा जैसी औरत, जिसके पास ना पैसा था ना सहारा, लेकिन उसका दिल साफ था और ममता सच्ची थी। उसने बिना किसी स्वार्थ के एक अनजान बच्चे को अपनाया, उसे पढ़ाया लिखाया और अपने सारे दुखों को सहकर भी कभी हार नहीं मानी। यही सच्ची इंसानियत है और यही उसे उस मुकाम तक ले गई जहां पूरी दुनिया उसके सामने झुक गई। ये कहानी सिखाती है कि सच्चा रिश्ता खून से नहीं बल्कि प्यार और भरोसे से बनता है। और अगर इंसान सच्चे दिल से मेहनत करे, सब्र रखे और दूसरों के लिए अच्छा करे, तो भगवान उसे देर से ही सही लेकिन इतना बड़ा इनाम देता है कि बड़ों बड़ों का घमंड मिट्टी में मिल जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है और आप किस शहर से ये कहानी सुन रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, हाइप दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसका उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि इंसानियत, बलिदान और समझदारी का संदेश देना है। किसी भी पात्र या घटना का वास्तविक जीवन से कोई संबंध केवल संयोग मात्र ही है। धन्यवाद।